हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। घर में शादी का माहौल चल रहा था। पूरा घर सजा था। मेहमानों और ढोल नगाड़े की आवाज से घर गूंज रहा था। चूल्हे की आग पे पक रहे खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। आंगन में दुल्हन की हल्दी की रस्म चल रही थी। जरी वाली मलमल की साड़ी पहन के नाचती औरतों के बीच हल्दी लगाए बैठी नंदिनी आंखों से बहते आंसू को काजल के पीछे छुपाकर हंसने की कोशिश कर रही थी। इस भीड़ में उसकी सांसें खो रही थी। घुटन को सीने में दबाकर वह लोगों से बातें करने की कोशिश कर रही थी। हल्दी खत्म हुई। हाथों में उसके नाम की मेहंदी सज चुकी थी। मेहंदी में उस 35 साल के आदमी का नाम देख वो तड़प उठी। ये हैवान एक दिन बाद उसका शरीर खा जाएगा। ये विचार मात्र से वो बुरी तरह कांप उठी। शरीर को रगड़ रगड़ के वो हल्दी धो डाली जो अब तक उसके शरीर पर कीचड़ की तरह चिपकी हुई थी। रो रो के बेहाल नंदिनी के आंसुओं को जानने वाला यहाँ कोई नहीं था। क्या मैं इसीलिए बनी हूँ? किसी और की गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? सुबह होते ही मेहमानों की चहल पहल में ये बात फैल गई कि नंदिनी गायब है। बातें बनना शुरू हो गई। अरे, माँ की तरह बेटी भी भाग गई क्या? एक हफ्ते पहले विवेक ने कहा, नंदिनी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नंदिनी बोली, हाँ तो कहो ना। मैं अब विदेश जा रहा हूँ आगे की पढ़ाई करने और शायद मैं फिर वहीं सेटल हो जाऊंगा। हमारा साथ यहीं तक का था। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता, इसलिए सामने से बता रहा हूँ कि हमारी शादी नहीं हो सकती। हमारे प्यार को न तुम्हारे घर वाले अपनाएंगे और न मेरे। नंदिनी बोली, मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ भाग गई थी, कह के वो चला गया। लेकिन नंदिनी के कानों में अब तक वो बात गूंजती रही। सहसा नंदिनी की नजर रजनीश पर गई, जो नंदिनी का सौतेला भाई था, जो अब 18 साल का हो गया था। वो इन दोनों की बातें सुन रहा था। नंदिनी बोली, लो और एक मुसीबत। रजनीश ने घर पे सबको बता दिया। दादी ने गुस्से में बहुत कुछ सुनाया। पापा ने 1-2 थप्पड़ मारे और थोड़ा कम था, इसलिए सौतेली माँ ने उसे उसकी माँ जैसी चरित्रहीन भी कहा। अब उन लोगों की बातों का उस पे ज्यादा असर नहीं होता था, क्योंकि 20 साल से वो ये सब सुनती आ रही है। पर इस बार जो अंजाम आया वो बहुत भयानक था। उसके पापा संतराम ने उसके डिपार्टमेंट में से एक पुलिस ऑफिसर के साथ उसकी शादी तय कर दी, जो एक 35 साल का आदमी था और नंदिनी 21 साल की। संतराम और दादी ने यह फैसला लिया कि इसे जल्द से जल्द ठिकाने लगा दे, इससे पहले कि एक कहीं मुंह काला करे। और दूसरे दिन से ही शादी की तारीख निकली और मेहमान आना शुरू हो गए। पूरे गांव को उसकी बर्बादी में न्योता दिया गया था। नंदिनी से एक बार भी राय नहीं मांगी गई। हल्दी की रात वो डर से कांप उठी थी। 20 साल से उसके मन में कई सवाल थे, जिसके जवाब टूटी फूटी कहानियों से उसने यूं ही हवा में जोड़े थे। मगर सच्चाई क्या थी, उसे तो ठीक से अपनी माँ का चेहरा तक याद नहीं। 2 साल की थी वो जब सहसा उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई और उसके ताने वो आज तक दुनिया से सुनती आ रही थी। नंदिनी अपने कमरे में कांपती रूह के साथ सारी अलमारी बिखेर बैठी थी। उसमें उसकी माँ की एक छोटी सी बहुत पुरानी तस्वीर हाथ आई। वो तस्वीर से ही सवाल पूछने लगी, तू जानती है, तेरे एक कदम ने मुझे जिंदगी भर की सजा दी है। तू भागी क्यों? दादी और पापा सौतेली माँ और रजनीश को कितना प्यार करते हैं। तुम्हें ऐसी क्या परेशानी थी कि तुम भाग गई? और इस वजह से वो लोग मुझसे भी नफरत करते हैं। तुम्हें वापस आना होगा। 20 साल पहले तुमने जो बिगाड़ा है वो सब तुम ठीक करोगी। तुम्हें आना ही होगा। मैं लाऊंगी तुम्हें। मैं ऐसी जिंदगी अब नहीं जी सकती। नंदिनी ने मन बनाया और वह चोरी छुपे अपनी दादी के कमरे से कुछ पैसे लेकर रात के अंधेरे में चल पड़ी अपनी भागी हुई माँ की खोज करने। सुबह होते ही ये बात हवा की तरह फैल गई कि नंदिनी भाग गई। दादी सर पे हाथ रखे बैठी थी कि ये सब क्या हो गया। और संतराम अपनी पुलिस की गाड़ी लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। दादी की आंखें बंद हुई।
सालों बाद कुछ पहले जैसा ही दोहराता नजर आ रहा था। वो डर से सिमट गई। नंदिनी कुछ भी नहीं जानती थी अपनी माँ के बारे में या उसके परिवार के बारे में। घर में कोई उसके बारे में बात ही कहाँ करता। वो अपना मुंह छुपाते मेहंदी वाले हाथ चुन्नी से ढक के बड़ी मुश्किल से अपने दूर के मासी के गांव पहुंची, जिसे उसने 12 साल की उम्र में देखा था। इसीलिए शायद उसके गांव का नाम याद रह गया था। बाकी उसे तो ये तक नहीं पता था कि उसकी माँ रहती कहाँ थी। उसके मौसा जी गांव के मुखिया थे, इसलिए उसके घर पहुंचने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। उसके घर पहुंचकर पहले मासी को मिन्नतें की कि घर पे कुछ ना बताए। फिर सारी बातें बताकर उसने मासी से ये जान लिया कि उसके नाना नानी किस गांव में रहते थे, जो कि वो दोनों शायद अब जिंदा नहीं थे, लेकिन इंसान की पहचान हमेशा जिंदा रहती है। अपनी मासी से विदाई लेके वह पहुंची अपने नाना नानी के गांव। गांव काफी छोटा था, इसलिए उसमें पाठशालाएं भी बहुत कम थी। उसने सभी पाठशाला में जाके अपनी माँ का नाम बता के कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ हाथ ना लगा। कोई भी पाठशाला में उस नाम की कोई लड़की पढ़ती ही नहीं थी, और वैसे भी इतने पुराने छात्रों के बारे में खोज करने की वहां किसे दिलचस्पी थी। वह नाना नानी के घर के आसपास पूछताछ करने लगी। तब उसे पता चला कि जिस नाम को वो यहाँ तलाश कर रही थी वह नाम उसका था ही नहीं। उसकी माँ का नाम गीता था, जो शायद ससुराल वालों ने बदलकर निर्मला कर दिया था। फिर सही नाम की तलाश शुरू हुई। एक पड़ोसी ने बताया कि उसकी बेटी भी गीता के साथ पढ़ाई करती थी, लेकिन अब तो वो भी ससुराल में थी। थोड़ी कोशिशों के बाद उससे बात हो पाई। तब पता चला कि गीता उसके साथ सिर्फ 12वीं तक पढ़ी थी। फिर वह कॉलेज करने दिल्ली चली गई। कॉलेज का नाम जानकर उसका शुक्रिया अदा कर वह चली छोटे से गांव से दिल्ली। 10 तक पढ़ी नंदिनी कभी घर से दूर भी नहीं गई थी, और आज वह इतनी साहसी बन गई कि अकेली इस जगह से उस जगह भटक रही थी। ना ही पास फोन और ना ही कोई मददगार। यूं ही एक मंजिल तय कर चल पड़ी थी अनजानी राह पे। दिल्ली जाने का सफर बहुत लंबा था। दिल्ली ट्रेन की टिकट लेके वह स्टेशन पे बैठी। तब उसे ये एहसास हुआ कि वह इतनी भीड़ भाड़ वाली दुनिया में भी बिल्कुल अकेली है, तन्हा, और इसकी वजह है मेरी माँ। याद आते ही उसकी आंख में आंसू आ गया और मन में घृणा। तब तक ट्रेन आ गई। कुछ खाने की चीजें लेकर वह ट्रेन में चढ़ गई। बहुत लंबा सफर और तन्हाई। मन में कई सवाल थे। मेरी माँ ने इतनी पढ़ाई की थी, मुझे तो सिर्फ 10 तक पढ़ने को मिला, और वह इतने छोटे से गांव से दिल्ली तक पहुंची थी। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? दादी सच बोलती है कि वह अपने आशिक के साथ भाग गई, मगर इतनी पढ़ी लिखी लड़की ऐसा कदम क्यों उठाएगी? क्या उसे एक बार भी मेरे बारे में ख्याल नहीं आया होगा? क्या वो इतनी स्वार्थी होगी? सहसा मन ने इस बात को जहन तक नहीं पहुंचने दिया। दिल के कोई कोने से एक आवाज आ रही, जो शायद कहना चाहती थी कि बात कुछ और है, मगर आज तक उसने जो देखा सुना वो सब उसे वो दबी आवाज सुनने से रोक रहा था। मन में कई सवालों के साथ ये सफर भी खत्म हुआ। वो रिक्शा वाले को पैसे खिलाते खिलाते कॉलेज तक पहुंची। ये वो अंतिम कड़ी थी जहां से शायद उसकी माँ के बारे में कुछ पता चल सके। कॉलेज की इमारत देख वो थोड़ी देर थम गई। इतनी बड़ी और सुंदर जगह उसने आज तक देखी नहीं थी। माँ यहाँ पढ़ाई करती थी। इतनी बड़ी जगह में कौन मुझे इतने पुराने छात्र के बारे में बताएगा? उसने धीरे धीरे क्लर्क ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए। वहां पे बैठे बूढ़े इंसान जो चश्मा चढ़ाए कंप्यूटर में कुछ कर रहा था, उसने नंदिनी की आवाज को 2 बार अनसुना ही कर दिया। तीसरी बार जोर से नंदिनी बोली, सर 23 साल पहले यहाँ एक लड़की पढ़ती थी गीता, उसके बारे में कुछ जानना है। गीता नाम सुनते ही ऑफिस में खड़ी एक औरत के हाथ से चश्मा गिर गया। उस क्लर्क ने तो 23 साल सुनते ही मना कर दिया, ये कह के कि हम किसी की पहचान ऐसे ही नहीं बताते, और ऐसे ही पुराने बेमतलबी का काम करते फिरेंगे तो आज का काम कौन करेगा? पर पीछे खड़ी औरत के हाव भाव तब से बदले थे जब से उसने गीता का नाम सुना था।
निराश होकर नंदिनी वहीं सीढ़ियों पे बैठ गई। आंख से आंसू बहने ही वाला था कि उस औरत ने नंदिनी को अपने पास बुलाया, अपने केबिन में ले जाकर पानी पिलाया, फिर पूछा, तुम कौन हो? मैं गीता की बेटी नंदिनी हूँ। ये दो नाम सुनते ही उस औरत ने लंबी सांस ली और कहा, मेरा नाम अर्चना है। मैं तुम्हारी माँ की पक्की सहेली हूँ। हम दोनों यहाँ साथ में पढ़ते थे। बहुत अच्छी दोस्त थी वो मेरी। अब नंदिनी खुद को रोक ना पाई। जैसे दिल खाली करने को कोई कंधा मिला हो, ऐसे वो रो पड़ी। इस दुनिया में कोई तो था जो उसकी माँ को जानता था। बिना राह की मंजिल पाने चली थी वो, जिसमें अर्चना पहला कदम थी। अर्चना ने नंदिनी को शांत किया। उसके बाद प्यार से पूछा, क्या हुआ? तुम इस तरह यहाँ और अपनी माँ को क्यों ढूंढ रही हो? नंदिनी ने 2 साल से लेके आज तक की सारी कहानी बता दी। नंदिनी का साहस देख अर्चना की आंखें भी गीली हो गई। मैं अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं जानती। क्या आप मुझे कुछ भी बता सकती हैं? वो किसके साथ भागी होंगी? अर्चना बोली, तुम्हारी माँ भागने वालों में से नहीं थी। वो अकेली ऐसी लड़की थी हमारी कॉलेज में जो पूरे गांव का सामना कर यहाँ कॉलेज पढ़ने आती थी। बहुत हिम्मत वाली थी वो, मगर उसके घर पे कुछ हुआ और उसकी शादी एक पुलिस वाले के साथ हो गई और उसने कॉलेज आना छोड़ दिया। लेकिन वह अपनी 2 साल की बेटी को यूं छोड़कर भाग जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके साथ उस रात कुछ तो हुआ था जो आज तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है। नंदिनी बोली, किस रात? जब तुम छोटी थी और तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी, तब एक रात 1:30 बजे मुझे उसका फोन आया था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर फोन कट गया। पता नहीं, पर उसके बाद उससे कभी बात ही नहीं हो पाई। मुझे उसकी चिंता होने लगी तो मैं तुम्हारे घर भी आई थी, मगर वहाँ का माहौल तो बहुत भयानक था। तुम्हारे नाना नानी का चेहरा काला करके सब उसे गालियां दे रहे थे। किसी से पता चला कि गीता भाग गई है। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया और इस बात को इतने साल हो गए। ये सब सुन नंदिनी और उलझन में पड़ गई। वो वहां से अर्चना का शुक्रिया अदा करके वापस स्टेशन आती है। जितने सवाल यहाँ आते वक्त थे उससे कई ज्यादा यहाँ से जाते वक्त थे। अब कहाँ जाना है ये उसे खुद नहीं पता था। वो स्टेशन में ही बैठी रही। उसके मन के अंदर इतना शोर था कि उसे बाहर के कोलाहल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सोचती रही, अर्चना आंटी के हिसाब से माँ एक बहुत अच्छी लड़की थी और बहादुर भी। तो फिर ऐसी क्या वजह थी जिसने माँ को भागने के लिए मजबूर किया, वो भी प्रेगनेंसी के दौरान? कहीं कुछ तो अनहोनी हुई है, कुछ तो गलत हुआ है जो आज तक छुपा हुआ है सबसे। माँ अगर सही में भागी थी तो फिर पापा तो पुलिस में है, उन्होंने माँ को ढूंढा क्यों नहीं? माँ के जाते ही 1 महीने में उन्होंने दूसरी शादी क्यों की? इन सब में एक बात है जो बहुत अजीब है, माँ का प्रेगनेंसी दरमियान भाग जाना। शायद डॉक्टर अंकल को पता हो। अचानक से आए इस विचार ने उसके होठों पे हल्की मुस्कान ला दी, मानो घने अंधेरे में कोई मोमबत्ती लेके खड़ा हो। नंदिनी ने जल्दी से अपने गांव की टिकट करवाई और ट्रेन में बैठ के पहुंची अपने गांव। उस गांव में एक ही डॉक्टर था, ज्यादातर औरतों की डिलीवरी वही करते थे। नंदिनी के सौतेली माँ की डिलीवरी भी वही की गई थी। वहां जाके उसने डॉक्टर को पहले धीरे से समझाया कि उसके पापा को ये बात पता ना चले। डॉक्टर महेश नंदिनी को और गीता को अच्छे से पहचानता था। डॉक्टर महेश ने कहा, नंदिनी बेटा, तुम्हें ऐसा भी क्या जानना है मुझसे? उसने डॉक्टर महेश को सारी बात सुनाई, मगर इस बार उसके मन में अपनी माँ के प्रति घृणा नहीं थी, चिंता थी। महेश अंकल, आप मेरी माँ के बारे में कुछ भी बता सकते हो? मैं अब तो इतना जरूर जानती हूँ कि वो भागी नहीं थी। जरूर कोई वजह थी जिसने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया। नहीं बेटा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता और उसको इतने साल बीत गए कि कुछ याद भी नहीं। ये सुनते ही नंदिनी की एक आखिरी आशा टूट गई। ये देख डॉक्टर महेश ने उससे कहा, तुम निराश मत हो, मैं पुरानी फाइल खोल के देखता हूँ, शायद उसमें तुम्हारे काम का कुछ मिल जाए। नंदिनी की आंखों में फिर से आस जगी। पल पल की दूरी पर उसकी बेताबी बढ़ रही थी कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। डॉक्टर महेश ने फाइल निकाली और उसमें देख के कहा,
बेटा, जब तुम्हारी माँ यहाँ आखिरी बार आई तब वो सिर्फ प्रेग्नेंट ही नहीं बल्कि अपने साथ एक रोग लेके भी आई थी। इससे मुझे याद आया कि तुम्हारी माँ का शायद 3 बार अबॉर्शन भी हो चुका था और उस समय उसके गर्भ में जो बच्चा था वो भी बड़ी मुश्किल से पल रहा था। उस गर्भाशय के रोग की वजह से बच्चे के जन्म के बाद उसकी सर्जरी भी होने वाली थी। पर फिर तो ये सब सुनना नंदिनी के लिए आसान नहीं था। ये सब क्या हो रहा था उसकी माँ के साथ और उस बच्चे के साथ भी। अब कोई ऐसा नहीं बचा था उसकी दादी और पापा के सिवाय जो उसे उस रात की कहानी के बारे में बता सके। निराशा के बादल ओढ़ सुनमुन यूं ही चली गई। हॉस्पिटल के बाहर बैठ के ओह रो रही थी। मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, माँ तुम कहाँ हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम जहां भी हो मेरे पास आ जाओ, माँ मेरे पास आ जाओ। उसके शब्द जब आंसू बन के बहने लगे, उसे अब कोई परवाह नहीं थी कि गांव में उसे कोई देख लेगा या उसके पापा उसे घसीटते ले जाएंगे। उसके जहन में अब सिर्फ उसकी माँ दौड़ रही थी। सहसा कोई उसके सामने आके खड़ा हो गया। रजनीश तुम? हाथ पे हाथ धरे कुछ भी नहीं होने वाला। अब वक्त आ गया है कि आमने सामने ही बात की जाए। नंदिनी बड़े जोश के साथ घर गई। जाके सीधे रुकी अपने पिता के कमरे में। अलमारी खोल उसमें से बंदूक निकाली और जाके तान दी रजनीश के सिर पर। घर में सबकी जान हथेली में आ गई। अचानक इतने दिनों बाद घर आई नंदिनी का ये रवैया देख सब हैरान हो गए। दादी बोली, अरे क्या कर रही हो पागल लड़की? छोड़ रजनीश को, गोली चल जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। घर में से चीखे चिल्लाने का शोर आने लगा। सभी पड़ोसी तमाशा देखने पहुंच गए। नंदिनी बोली, अनर्थ तो हो चुका है दादी मेरी माँ के साथ। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे परवाह है तो सिर्फ मेरे माँ की और उसकी कोख में पल रहे उस बच्चे की। आपने बहुत बता दी अपनी कहानी। अब मुझे सच जानना है। बताओ क्या हुआ था मेरी माँ के साथ? क्यों वो आज हमारे साथ नहीं है? ऐसा क्या हुआ था कि वो गर्भवती हालत में भाग गई? बताओ बताओ। उसकी आवाज में ना तो पहले जैसा डर था और ना ही किसी की मर्यादा। नंदिनी को ऐसा देख सबके पसीने छूट गए। संतराम और दादी डर के मारे कांप उठे। संतराम ने कहा, बताता हूँ। तुम रजनीश को कुछ मत करना। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी भी नहीं थी। 19 साल से फिर भी मैं भुगत रही थी ना, तो अब ये भी भुगतेगा। आप सच बताओ वरना आज अपने लाडले बेटे से हाथ धो बैठेंगे। नहीं। डर के मारे संतराम तोते की तरह बोलने लगा। तुम्हारी माँ जब कॉलेज के आखिरी साल में थी तब तुम्हारे नाना को किसी ने दारू के धंधे में फंसाया था। मैंने तुम्हारे नाना को छोड़ने पे एक शर्त रखी और उसी शर्त के अनुसार तुम्हारी माँ की मुझसे शादी हुई। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था। वो अपना कॉलेज छोड़कर घर संभालती थी और फिर तुम्हारा जन्म हुआ। घर में एक बेटी के बाद हमें एक बेटा चाहिए था। उसी वजह से तुम्हारी माँ का 3 बार अबॉर्शन करवाया, क्योंकि तीनों बार उसकी कोख में लड़की ही पल रही थी। हर बार तुम्हारी माँ नहीं मानती और हमें जबरदस्ती करनी पड़ती। जब वो चौथी बार प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उसके गर्भाशय में गांठें हो गई है। इस बच्चे के बाद वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकेगी। लेकिन हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया जिसने हमें कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन के बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो सकती थी। तो मैं और माँ खुश हो गए और मैंने फिर उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहा। हम ये देखने जा रहे थे कि बेटा है या बेटी। बरसात का मौसम था। अंधेरा होने के बाद गुप्त तरीके से वो जांच करवाने वाले थे। तुम्हारी माँ जिद पे अड़ी थी कि उसे ये जांच नहीं करवानी। जो भी हो वो उसे जन्म देना चाहती थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। कुछ ही घंटों में उसकी बारी आने वाली थी। मैं अकेले में डॉक्टर से बात करने गया। इतने में वो हॉस्पिटल से भाग गई। अंधेरा काफी हो चुका था। मैं उसे ढूंढने चला गया। भागते भागते वो एक जंगल की ओर बढ़ गई और मैं गाड़ी लेके उसके पीछे पड़ा था। मेरा खून खौल रहा था उसकी इस बचकानी हरकत पे। मैं बहुत चिल्लाया मगर वो मुझसे बचने की चाह में भागी जा रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हुई। मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैं वहीं गाड़ी छोड़ के उसके पीछे भागा। मेरे हाथ में आते ही मैंने
उसे जोर से थप्पड़ मारा। मुझे होश ही नहीं रहा था। सारा गुस्सा उस थप्पड़ में बह गया। वो बुरी तरह से गिर गई और सिर पत्थर से टकरा के खून से लथपथ हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बारिश बढ़ती ही जा रही थी और तुम्हारी माँ अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मेरी आंखों के सामने वह मर गई और उसकी कोख में पल रहा बच्चा भी। अब उसे ऐसे घर ले जाता तो मुझ पे और माँ पे कई सवाल उठते। हमारा घर बदनाम हो जाता। इन सब से निकलने का मुझे एक ही तरीका दिखा। मैंने जंगल में माँ को खुदाई का सामान लेके बुलाया और उसे वहीं दफना दिया। तब से लेके आज तक हम ऐसे ही जी रहे थे कि वो भाग गई। लोगों को भी यही बताया ताकि उसकी लाश किसी के सामने ना आए। अफसोस की एक धारा आज संतराम की आंखों से भी बह रही थी। वातावरण में सन्नाटा छा गया। ये शायद खतरनाक तूफान के पहले की शांति थी। नंदिनी के हाथ से बंदूक छूट गई। वो जमीन पर जिंदा लाश की तरह गिर गई और चीख चीख के रोने लगी। उसके इस रुदन ने वहां खड़े सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दादी भी सिर पे हाथ पटक के बैठ गई। जिस राज को उसने इतने सालों से संभाल के रखा था वो आज बेरहमी से बाहर आया था। अब आने वाले तूफान को रोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी। रजनीश भी गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने संतराम को खींच के एक चाटा मारा। शर्म आती है मुझे तुम्हें बाप कहने में। घिनौने इंसान हो तुम। अब सब बर्बाद हो चुका था। नंदिनी दौड़ के गई संतराम के पास और उसकी कमीज खींच के गुस्से में बोलने लगी। इतनी भी क्या लालसा थी तुम्हें बेटे की कि उसके सामने तुम्हें कुछ ना नजर आया। तुम हत्यारे हो 5-5 जीव के और ऊपर से मेरी माँ का नाम बिगाड़ के तुम जी कैसे सकते हो। ये क्यों नहीं समझ आता कि एक जीव पहले होता है, लड़का या लड़की बाद में। वो चीख चीख के बोलने लगी, कब तक ये सब चलता रहेगा। लड़का लड़की एक समान, ये बात चीख चीख कर बतानी क्यों पड़ती है। दोनों की तुलना करे ही क्यों। दोनों को अपनी अपनी अहमियत है। दोनों के बिना समाज अधूरा है। फिर सिर्फ लड़के की आशा क्यों। लड़कियों को क्यों ये साबित करने की जरूरत है कि वे लड़कों से कम नहीं। क्या वो एक लड़की बनकर नहीं रह सकती। किसी से उसके पद की तुलना क्यों करते हो। ना जाने मेरी माँ की तरह और कितनी औरतें इस दुख से गुजर रही हैं। बंद करो एक घिनौनी हरकत। ईश्वर के दिए जीव को पालना सीखो, नहीं कि उसके मोल करके उसे मारना। हर शादी के पहले क्या दहेज के साथ ये शर्त भी रखनी पड़ेगी कि लड़की ऐसे घटिया इरादों के लिए अबॉर्शन नहीं करवाएगी। सभी चुप थे। नंदिनी की आवाज सबके कानों से होकर दिल को चीर रही थी। मुझे नहीं रहना ऐसे समाज में। वो पीछे मुड़ी और रजनीश के पास गई। अगर उस दिन हॉस्पिटल तुमने मेरी हिम्मत बढ़ा के एक काम नहीं करवाया होता तो शायद एक घिनौना राज राज ही रह जाता। शुक्रिया मेरी माँ के नाम से एक कलंक हटाने के लिए, कह के ओहो बिना पीछे मुड़े चली गई अपनी माँ को न्याय दिलाने की नई राह पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।